जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे हिस्ट्री में। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो मगध साम्राज्य की बात कर रहे हैं, उसमें मौर्य वंश की बात कर रहे हैं। तो कल की जो क्लास थी उसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के विषय में हमने बात किया था कि क्या क्या उनके विषय में जो कुछ फैक्ट्स आते हैं या जो कंसेप्ट्स हमसे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं उनको हमने देखा था। तो आज हम बात करेंगे कि महत्वपूर्ण जो शासक है मौर्य वंश में अशोक, और उसके जो कुछ अभिलेख हैं उस पर हम लोग जो है बात करेंगे कि क्या ये कैसा शासक रहा और इसकी जो एक इससे जो बनने वाले प्रश्न हैं वो कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए क्लास को अपने दोस्तों में, और इसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं कि जो अशोक है और अभिलेख है इसके वो कौन कौन से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अशोक की। तो अशोक को लेकर जो है कई कंसेप्ट्स ऐसे निकल के आते हैं कि ये जो शासक बनता है वो 273 ईसा पूर्व में बनता है। यानी कि अगर इसका टाइमिंग देखें तो 273 ईसा पूर्व में इसको कहा जाता है कि ये शासक के रूप में स्थापित हो जाता है। 273 ईसा पूर्व से ये 232 ईसा पूर्व तक रहता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन वास्तविक रूप में या जब वास्तविक रूप में इसका जो राज्याभिषेक किया गया, इसको लेकर भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। जो वास्तविक रूप में इसका राज्याभिषेक किया गया वो 269 ईसा पूर्व में किया गया। कब किया गया? 269 ईसा पूर्व में किया गया। यानी कि 273 ईसा पूर्व में एक तरीके से राजा की गद्दी पर तो बैठ जाता है, लेकिन 269 में इसका राज्याभिषेक ठीक प्रकार से वास्तविक रूप से होता है। लेकिन इस दौरान जो ये होता है वो कौन होता है, या जो राजकुमार के रूप में ये राज्यपाल होता है। कहाँ का राज्यपाल होता है? राज्यपाल होता है उज्जैन का। ठीक है, उज्जैन का ये राज्यपाल होता है। इसके राजा बनने को लेकर कई भ्रांतियां हैं जो अलग अलग किताबों में या ग्रंथों में हमें देखने को मिलती हैं। यदि हम कुछ जैन ग्रंथों की बात करें या जैन अनुश्रुतियों की बात करें तो जैन अनुश्रुतियों के अनुसार या जैन ग्रंथों के अनुसार जो कुछ अनुश्रुतियां हैं, जैन अनुश्रुति जिसे कहते हैं, तो इसके अनुसार ये हुआ कि ये जो अशोक है, अशोक बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध जो है गद्दी पर बैठा, उसकी इच्छा के विरुद्ध। ठीक है, कि बिंदुसार नहीं चाहता था कि अशोक जो है वो राजा बने। किसके अनुसार? जैन अनुश्रुतियों में ऐसा कहा गया है। ऐसे ही एक सिंघली अनुश्रुति है। सिंघली अनुश्रुति का संबंध कहाँ से है? श्रीलंका से है। तो श्रीलंका में जो बौद्ध मत को मानने वाले लोग थे उन्होंने जो है इसको लिखा है, तो इसको सिंघली अनुश्रुति के रूप में जाना जाता है। तो इसके अनुसार ये है कि इसने जो है अपने 99 भाइयों को, 99 भाइयों की हत्या करके जो है गद्दी को प्राप्त किया। 99 भाइयों की हत्या करके, किसकी? 99 भाइयों की इसने हत्या की और जो है ये गद्दी पर बैठा। यानी कि जैन अनुश्रुति में तो ये कहा गया है कि अशोक जो है वो गद्दी पर बैठा बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध, और सिंघली अनुश्रुति में कहा गया कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या की और उसके बाद जो है वो शासक बना। इसके बाद ही एक और अनुश्रुति है जिसको हम एक ग्रंथ है जो महाबोधि ग्रंथ है, महाबोधि वंश। और महाबोधि वंश में क्या बोला गया है? महाबोधि वंश और एक तारानाथ, इसमें क्या बोला गया है? इसमें ये बोला गया है कि जो अशोक है वो भाइयों के साथ गृह युद्ध हुआ उसका, कि गद्दी पर कौन बैठेगा, और गृह युद्ध में उसने अपने भाइयों की हत्या की। उसने क्या किया? अपने भाइयों की हत्या की और फिर गद्दी पर बैठा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैन अनुश्रुतियों में ये बोला गया है कि अशोक जो है बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध बैठा। सिंघली अनुश्रुति में बोला गया कि 99 भाइयों की हत्या करके बैठा। और महाबोधि और तारानाथ जो ग्रंथ हैं, जो किताबें हैं बौद्ध धर्म से संबंध, महाबोधि वंश, और उसमें क्या बोला? गृह युद्ध हुआ कि गद्दी को लेकर लड़ाई हुई भाइयों के बीच में, और उसने अपने भाइयों को, जितने ही भाई थे उनको मार दिया। यहाँ पे कोई संख्या स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पे सिंघली अनुश्रुति में 99 भाइयों को बोला गया है। तो कई इतिहासकार जो है 99 जो नंबर है उसको लेकर अतिशयोक्ति मानते हैं कि इतने भाई नहीं रहे होंगे, ये केवल एक भीड़ या एक कहा जाए कि एक रोचकता को प्रदान करने के लिए ये नाम दे दिया गया है, ये नंबर दे दिया गया है। तो हम यहाँ देखते हैं अशोक जो है वो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व में, लेकिन वास्तविक रूप से इसका राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में हुआ। राज्यपाल था ये कहाँ का? उज्जैन का था, राजा बनने से पहले राज्यपाल। और इसके राजा बनने के पीछे जो है कुछ अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातों को बताया गया है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए
तो जो इसके नाम हैं, अशोक के नाम को लेकर जो है कई प्रश्न बनते हैं और अलग अलग जो अभिलेख हैं उसमें इसके नाम जो हैं वो अलग अलग पाए गए हैं। तो जो अशोक के नाम हैं, अशोक का जो नाम है उसको लेकर क्वेश्चन कई बार बनते हैं कि जो अशोक है, अशोक का नाम, तो अशोक के नाम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अशोक का जो नाम है वो मुख्य रूप से सामान्यतः जो अभिलेखों पर मिलता है, अधिकांश अभिलेखों पर मिलता है, वो क्या मिलता है, देवना पियदशी, ये इसका नाम मिलता है, जिसका अर्थ होता है देवों का प्यारा। देवों का प्यारा जो है इसका अर्थ होता है। ये सामान्यतः सभी अभिलेखों पर मिलता है, लेकिन कुछ अभिलेखों पर ये नाम नहीं मिलते। जैसे कौन कौन से अभिलेख हैं, ये कुछ अभिलेख जैसे मास्की अभिलेख, नेट्टूर अभिलेख और उद्गोलम अभिलेख और एक गुर्जरा अभिलेख। ठीक है, तो ये चार ऐसे अभिलेख हैं, ये लघु शिलालेख हैं, लघु शिलालेख हैं या लघु अभिलेख है किसके, अशोक के, जिस पर जो है इसके नाम मिलते हैं, सीधे क्या मिलता है, सीधा नाम मिलता है। मास्की अभिलेख जो है ये कहाँ तक, ये तीनों जो अभिलेख हैं ये कहाँ हैं, कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में है। और ये जो अभिलेख है ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में पाए गए गुर्जरा जो अभिलेख है उस पर अशोक को अशोक कहा गया है, देवनापिय पियदशी नहीं कहा गया है। मास्की, नेट्टूर और उद्गोलम में इसे जो है अशोक कहा गया है। जो ये, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चार ऐसे लघु शिलालेख हैं किसके, अशोक के, जिस पर उसके नाम से ही उसको पुकारा गया है। इस पर जो है क्या कहा गया है, अशोक नाम से ही इसको पुकारा गया है। मास्की अभिलेख ऐसा अभिलेख है जिस पर इसके राज्याभिषेक के बारे में विवरण मिलता है, और इसके साथ ही मास्की अभिलेख में ही राज्याभिषेक के साथ साथ जो है इसे बुद्ध शाक्य भी कहा गया है। बुद्ध शाक्य कि अशोक जो है वो क्या है, वो कौन है, बुद्ध शाक्य है। बुद्ध शाक्य यानी कि जो गौतम बुद्ध है उसका, उनका एक तरीके से रूप है या उनके मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, बुद्ध शाक्य के, इसमें मास्की के ही अभिलेख में कहा गया है और उसमें ही जो है अशोक शब्द का सीधा सीधा उल्लेख किया है। देवनापिय पियदशी का उल्लेख नहीं किया गया। देवनापिय पियदशी इन चारों को छोड़कर, कौन कौन से, मास्की, नेट्टूर, उद्गोलम और गुर्जरा, इन चार अभिलेखों को छोड़कर, शिलालेखों को छोड़कर बाकी सब में देवनापिय पियदशी कहा गया है। किसे, अशोक को कहा गया है, यानी कि देवों का प्यारा इसे कहा गया है। तो इसने जो है अपने अभिलेखों में एक तरीके से लिखवाया है। तो चार अभिलेख कौन कौन से हैं, मास्की, नेट्टूर, उद्गोलम, गुर्जरा। इसको मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे, याद रहे, क्योंकि इससे जो है प्रश्न कई बार ऐसे पुटअप किया गया है कि जो कौन से ऐसे अभिलेख हैं जिनमें, या इनमें से कौन सा अभिलेख ऐसा नहीं है जिनमें जो अशोक को अशोक कहा गया है, या फिर ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें देवनापिय पियदशी कहा गया। तीन नाम ऐसे होंगे, एक नाम कोई और अभिलेख का होगा, तो उससे आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अशोक को जो है इन रूपों में या इन नामों, किन अभिलेखों में, इन चार अभिलेखों में अशोक नाम से पुकारा गया है, बाकी सब में जो है देवनापिय पियदशी इसे कहा गया है। इसके अलावा अगर पुराणों में देखें तो पुराणों में इसे अशोक वर्धन, पुराणों में इसे क्या कहा गया है, अशोक वर्धन कहा गया है, अशोक वर्धन के रूप में जाना गया है। और इसके साथ ही दीपवंश, दीपवंश किस धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, इसे करमौली के नाम से इसमें जाना गया। क्या, करमौली किस में कहा गया, दीपवंश में कहा गया है, जो बौद्ध ग्रंथ है। तो इसके अगर नामों की चर्चा करें तो इसके नामों को अलग अलग अभिलेखों में, मुख्यतः जो मुख्य अभिलेख है उसमें देवनापिय पियदशी कहा गया है, इन चार अभिलेखों को छोड़कर जो लघु शिलालेख हैं। इसके अलावा पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहा गया है और दीपवंश में इसे करमौली कहा गया। तो ये प्रश्न जो है स्वाभाविक रूप से जो है उठने वाले प्रश्न होते हैं। तो इसके अलावा अगर देखा जाए एक छोटा सा फैक्टर ये देख लिया जाए अशोक के बारे में, तो अशोक के बारे में जानकारी जो है वो कल्हड़ द्वारा लिखी गई जो राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी नामक एक ग्रंथ है ना, राजतरंगिणी नामक एक किताब है, वो किससे संबंधित है, ये कश्मीर की राज व्यवस्था से संबंधित है। राजतरंगिणी जो किसने लिखी है, कल्हड़ ने लिखी है। और इसमें इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि अशोक ने श्रीनगर
की स्थापना की कश्मीर में, और नेपाल में देवपत्तन नामक एक नगर की स्थापना की। देवपत्तन कहाँ पर? नेपाल में स्थापना की किसने? अशोक ने। और इसके साथ ही कश्मीर में जो है श्रीनगर की स्थापना की, जो आज श्रीनगर है उसकी, उस नगर की स्थापना जो है किसने की थी? जो है अशोक ने की थी। ऐसा इसमें बोला गया है, कल्हड़ के द्वारा लिखी गई राज तरंगणी में। तो राज तरंगणी में जो इस बात को समझाया गया है। और इसके साथ ही ये कहा गया है कि जो अशोक है उसने कश्मीर में एक मंदिर का निर्माण करवाया था जिसका नाम था अशोकेश्वर नाम के मंदिर का भी निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया। कहाँ? कश्मीर में। तो ये कंसेप्ट जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अशोक का जो धार्मिक जीवन है उस पर थोड़ा सा अगर हम प्रकाश डालें तो कैसे होता है कि अशोक का जो धार्मिक जीवन है, यानी शुरुआत में तो अशोक एक ब्राह्मण के रूप में जीवन जीता है, मतलब एक ब्राह्मण धर्म के रूप में जीवन जीता है, यानी ब्राह्मण धर्म को अपनाए हुए है शुरुआत में। लेकिन उसके बाद ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है। कैसे? देखिए, प्रारंभ में अगर हम इसके धार्मिक जीवन की बात करें, अशोक के धार्मिक जीवन, देखिए हर एक पॉइंट से जो है क्वेश्चन आराम से बना हुआ है, पुटअप हुआ है। तो प्रारंभ में ये ब्राह्मण धर्म को अपनाए हुए है, और इसमें भी किसको? शैव मत का अनुयायी है, यानी शिव का उपासक है, ऐसा कहा जाता है। इसका एक साक्ष्य क्या मिलता है? वही कि कश्मीर में इसने जो है शिव की पूजा के लिए एक मंदिर बनवाया जिसे अशोकेश्वर मंदिर कहा जाता है। इसके बाद इसने जो है बुद्ध या बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म को स्वीकार कब किया इसने? बौद्ध धर्म को स्वीकार इसने तब किया कि इसने अपने शासन के 8वें वर्ष यानी कि कब? 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में, शासन के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में इसने तोशाली पर विजय प्राप्त की। तोशाली यानी कि कलिंग की जो राजधानी थी वो क्या थी? तोशाली। तो कलिंग पर उसने विजय प्राप्त की, कलिंग युद्ध हुआ। तोशाली जो राजधानी थी कलिंग की उसको उसने जीत लिया अपने शासन के 8वें वर्ष उसने इसे जीत लिया। तो तोशाली या कलिंग युद्ध के बारे में जो विवरण मिलता है वो 13वें दीर्घ शिलालेख में मिलता है। तो अभी हम जो शिलालेखों की बात करेंगे, अभी लेखों की बात करेंगे तो उसमें हम इसकी बात करेंगे। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। 261 ईसा पूर्व में इसके शासन के 8वें वर्ष ये युद्ध हुआ, और इस युद्ध में अशोक ने क्या किया? जब हम बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं तो इसने युद्ध नीति को, यानी कि हम कह सकते हैं भेरी घोष को खत्म करके उसकी जगह पर धम्म नीति को अपनाया। क्या अपनाया? धम्म नीति को अपनाया, धम्म घोष को अपनाया। धम्म नीति मतलब या धम्म घोष मतलब क्या? कि उसने जो है युद्ध नीति को त्याग दिया और धम्म नीति को अपनाया, धर्म के मार्ग पर चलने की नीति को अपनाया कलिंग युद्ध के बाद। तो हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म को जो इसने अपनाया वो कलिंग युद्ध के बाद अपनाया, और इसको जो बौद्ध धर्म की दीक्षा दी है ना, बौद्ध धर्म की जो दीक्षा दी थी वो किसने दी थी? बौद्ध धर्म की जो दीक्षा दी थी वो उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु था, उसने जो है अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? उपगुप्त ने दी, जो कि एक बौद्ध धर्म का भिक्षु था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसी प्रकार से जो गौतम बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्ति का स्थान है, कहाँ? बोध गया। तो यहाँ पर अगर हम अशोक के धार्मिक जीवन की बात कर रहे हैं तो अशोक अपने शासन के 10वें वर्ष, कब? 10वें वर्ष कहाँ गया था? बोध गया की यात्रा पर गया। कहाँ गया? बोध गया की यात्रा पर गया था। तो बोध गया की यात्रा पर कब गया? 10वें वर्ष गया। इसके बाद अपने शासन के 20वें वर्ष देखिए इसने कई धम्म यात्राएं की, कई सारी धम्म यात्राएं की, और इसके कई शिलालेखों में धम्म यात्राओं के बारे में पता चलता है। तो इसने कई सारी जो है धम्म यात्राएं की, जिसमें से दो बहुत फेमस हुई। एक जो इसने अपने शासन के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की, दूसरी जो इसने की 20वें वर्ष अपने शासन के कहाँ की? लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की। लुम्बिनी ग्राम की यात्रा के विषय में जो जानकारी मिलती है वो जानकारी कहाँ से मिलती है? वो जानकारी मिलती है हमको रुम्मन देई
शिलालेख से। कहाँ से मिलती है? रुम्मनदेही शिलालेख से। देखिए साथ में जो है मैं कुछ शिलालेखों के नाम भी बता रहा हूं, तो आप लोग जो है उसे नोट डाउन साथ में करते चलिए, ठीक है। रुम्मनदेही शिलालेख से कहां से होती है? रुम्मनदेही शिलालेख से पता चलता है। रुम्मनदेही शिलालेख अशोक का सबसे छोटा शिलालेख है। लघु शिलालेख तो है, तो लघु शिलालेखों में भी सबसे छोटा शिलालेख कौन सा है? रुम्मनदेही शिलालेख है। और इसने जो है अपने शासन के 20वें वर्ष जब लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की तो उसमें क्या किया? इसने कर मुक्त किया। किसे? लुम्बिनी ग्राम को। कर मुक्त का मतलब कर को घटा दिया, कम कर दिया, थोड़ा कर मुक्त कर दिया। तो इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? रुम्मनदेही से मिलती है, ठीक है। रुम्मनदेही में क्या जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने शासन के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की और वहां पर जो है टैक्स को कम कर दिया, कर मुक्त कर दिया, थोड़ा सा कम कर दिया। इसके बाद अगर हम देखें तो अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों को भी भेजा। तो यहाँ पर हम एक बात ये देख लेते हैं कि अशोक ने जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों को भेजा वो कौन कौन थे। इनसे जो है प्रश्न बड़े ही आसानी से पुटअप किए जाते हैं और पूछे जाते हैं। अगर हम देखें जैसे कि अगर धर्म प्रचारक, ठीक है, जो अलग अलग देशों में गए, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अक्सर पूछा जाता है कौन सा? महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा ये दोनों जो हैं अशोक का पुत्र और पुत्री थे ये दोनों। और इनको कहाँ भेजा गया? इनको भेजा गया श्रीलंका में। श्रीलंका में धम्म की प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक और संघमित्रा को कहाँ भेजा? अशोक और संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा। इसके बाद एक और व्यक्ति हुए महादेव, जिन्हें महिष मंडल में भेजा गया। महादेव ये जो व्यक्ति हुए इनको कहाँ भेजा गया? महिष मंडल यानी कि जो वर्तमान में क्या है? मैसूर में भेजा गया, वर्तमान के मैसूर में भेजा गया। इसके बाद मज्झांतिक नाम के एक व्यक्ति हुए, इनको कहाँ भेजा गया? इनको कश्मीर और गांधार के लिए भेजा गया। कश्मीर और गांधार के लिए भेजा गया, ठीक है। इसके बाद यवन देश तक यानी कि कहाँ? यूरोप तक जो है अशोक ने अपने धर्म प्रचारकों को भेजा था, जिसमें एक महारक्षित भी थे। महारक्षित को कहाँ भेजा? यवन देश भेजा, यवन देश। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है ये महेंद्र और संघमित्रा है, जिनसे क्वेश्चन कई बार पुटअप किया गया है। ये मैंने और आपको एडिशनल बताए हैं ताकि अगर इनसे प्रश्न पूछ ले कि भाई महारक्षित को अशोक ने कहाँ भेजा था धर्म प्रचार के लिए, तो यवन देश भेजा था। मज्झांतिक को कहाँ भेजा था? या महादेव नामक एक व्यक्ति को या बौद्ध भिक्षु को या जो धर्म प्रचारक को कहाँ भेजा था? तो महिष मंडल या मैसूर करके आपके सामने ऑप्शन होगा। तो बड़े ही आराम से इनसे प्रश्न बन जाते हैं और सब ये फैक्चुअल चीजें हमें यहाँ पे दिखाई देती है। इसके अलावा अशोक का धार्मिक कार्यों में हम एक बात और देखें तो अशोक ने आजीवक संप्रदाय के जो मुनि थे, भिक्षु थे, उनके लिए बराबर की पहाड़ियों में क्या किया था? 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, ठीक है। 4 गुफाओं का निर्माण बराबर की पहाड़ियों में करवाया था। जैसे लोमस ऋषि, ये क्या नाम थे उन गुफाओं के? लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चौपर गुफा, सुदामा गुफा और आपका एक विश्व झोपड़ी। ये किसके लिए करवाया गया है? आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए इस गुफा का निर्माण करवाया गया। तो अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि लोमस ऋषि गुफा का निर्माण अशोक ने
किस संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए करवाया या किस संप्रदाय के लोगों के लिए करवाया। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होकर क्या करते हैं, सब गलती कर बैठते हैं कि अशोक तो बौद्ध धर्म को मानता था तो वो बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए उसने करवाया होगा। तो नहीं, ये बात गलत है। आप याद रखिए आजीवक संप्रदाय को, और आजीवक संप्रदाय के विषय में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, आजीवक संप्रदाय के विषय में मैंने बताया था कि इसमें कौन जो राजा था मगध का वो मानता था, बिंदुसार। बिंदुसार को मैंने इसी के लिए बताया था कि आजीवक संप्रदाय नियतिवादी था। इसके जो संस्थापक थे वो कौन है, मखली गोसाल हैं। तो ये सारी चीजें बार बार जो है जब रिपीट होती हैं तो आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ से ये बात भी पता चलती है कि अशोक जो है, अशोक धार्मिक रूप से कैसा है, सही श्रूणतावादी है, यानी कि सही श्रूणतावादी है, सही श्रूणतावादी है। सही श्रूणतावादी का मतलब क्या हो गया कि सर्वधर्म समभाव है ना, सर्वधर्म समभाव की ये भावना रखता है, यानी कि सभी धर्मों को जो है एक समान रूप से एक समान मानता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है, ना ही किसी दूसरे धर्म को ये नुकसान पहुंचाता है। तो ये चीजें भी उसके अभिलेखों में हमें देखने को मिलेगी जब हम आगे अभिलेखों को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ से क्या पता चलता है कि अशोक जो है बेशक उसका विश्वास किसी और धर्म में हो, लेकिन वह दूसरे संप्रदाय, दूसरे धर्मों का जो है वो किसी तरीके का नुकसान नहीं कर रहा था। वह उन सब में, उन सब के जो भी क्रियाकलाप है उनके वो होने दे रहा था, उनके लिए सम्मान की भावना रखता था। तो अशोक के बारे में हम धार्मिक जो प्रचार है या धार्मिक जो उसके कार्य है वो इस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। अब यदि हम बात करें अशोक के जो अभिलेख है या शिलालेख है उन पर अगर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं या बात कर लेते हैं तो कैसे कहेंगे कि जो अशोक के जो अभिलेख हैं है ना, उसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 7 लघु शिलालेख हैं और 14 जो है बड़े शिलालेख हैं, है ना। 7 लघु शिलालेखों में जो महत्वपूर्ण शिलालेख हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अभिलेख होते क्या है ना। जो अभिलेख होते हैं वो क्या होते हैं, इस चीज़ को भी हमें समझना थोड़ा जरूरी होता है। अक्सर अभिलेख, शिलालेख है ना, स्तंभ लेख, इन चीज़ों में जो कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत से कैंडिडेट्स को। तो इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं। तो भाई एक तो हो गया शिलालेख, है ना, क्या हो गया, शिलालेख। एक हो गया स्तंभ लेख। आराम से समझते हुए चलते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर इसके बाद आ जाता है आपका गुहालेख, गुहालेख, समझे। तो जो शिलालेख है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख, इन तीनों को क्या कह देते हैं, अभिलेख कहते हैं। सीधा सा कंसेप्ट। अभिलेख किसे कहते हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। या फिर हम ये कह सकते हैं अभिलेख के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो 3 टाइप होते हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। इस शिलालेख का मतलब क्या हो गया, शिलालेख का मतलब जैसे ये कोई पत्थर है ना, और उस पर कुछ ये लिखवा दिया, तो ये हो गया शिलालेख। अब इसका उदाहरण आप ऐसे भी ले सकते हैं, भैया किसी मंत्री जी ने किसी कहीं पे फ्लाईओवर बना है या कोई नदी के ऊपर पुल बना है, तो मंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे तभी तो लोग उस पर चलेगा, नहीं तो तब तक जो है लोग खड़ा रहेगा। तो मंत्री जी आए, उद्घाटन किया, कैंची से रिबन उबन काटा, और रिबन काटने के बाद क्या किया, उद्घाटन कर दिया। तो अब जो है ट्रैफिक उस पर चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या किया गया कि पुल के पास चाहे या फ्लाईओवर के पास क्या लगवा दिया गया, एगो पत्थर पे लगवा दिया गया कि ये मंत्री जी आए थे और इन्होंने जो है इसका उद्घाटन, उनके कर कमलों से इसका उद्घाटन किया गया। तो वैसे ही जो शिलालेख होते हैं वो ऐसे ही पत्थर पर जो है लिखे हुए होते थे उस समय, और अशोक जो है इनका उपयोग करता था लोगों से को आदेश देते में, उसमें बात करने में। स्तंभ लेख जो होते हैं, आपने जो है सारनाथ का स्तंभ देखा होगा। अगर आपको शिलालेख है तो शिलालेख को मैं एक चित्र दिखाता हूँ। शिलालेख का चित्र ये आपके सामने, शिलालेख कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब इसको बाद अगर हम देखें तो देख रहे होंगे आप शिलालेख पे कुछ लिखा हुआ है जो कि ब्राह्मी लिपि में है, अरामाइक या ग्रीक भाषा में भी लिखा हुआ है कहीं कहीं जगह पे। तो इस चीज को हम देखते हैं, ये शिलालेख हो गया। अब स्तंभ लेख देखें तो स्तंभ लेख क्या होगा, स्तंभ लेख जो कि अशोक स्तंभ है ना, आपने देखा होगा सारनाथ का अशोक स्तंभ। तो अगर उसको भी आप चित्र में देखेंगे तो ये कुछ ऐसे है। तो स्तंभ लेख क्या है, एक बड़ा सा खंबा नुमा बना हुआ है, उसके ऊपर कोई जानवर बैठा दिया गया है, कुछ जानवरों का भी चिन्ह है, प्रतीक है, उस चीज के बारे में उसमें बताया गया है। गुहालेख क्या होता था कि गुफाओं के भीतर, ये क्या हो, गुहा का मतलब क्या हो गया, गुहा का मतलब हो गया गुफा, है ना, कुछ गुफा बनवाई है और उसके अंदर जो है उसने कुछ निर्देश, कुछ आदेशों को लिखा है, जैसे कि बराबर में बनवाई गई गुफा आजीवक संप्रदाय वाली। तो अगर आप उन 4 गुफाओं को देखेंगे तो उनके भी चित्र में यहाँ पर आपको दिखा
देता हूं कि जो कर्ण चौपर है, विश्व झोपड़ी है, ये जो गुफाएं हैं मुख्यतः कर्ण चौपर, विश्व झोपड़ी, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा, तो ये 4 गुफाएं जो है वो बराबर की पहाड़ियों में है। और इन पहाड़ियों को अंदर जो है पूरी ठोस पहाड़ी है और इनको अंदर जो छेनी हथौड़े से काट काट के अंदर की तरफ जो है बनाया गया। तब सोचिए उस समय जो है कितना इन पहाड़ियों को, चट्टानों को काटा गया होगा, अंदर से खोखला किया होगा। कोई मशीन नहीं है, कोई ड्रिल मशीन नहीं है उस समय, लेकिन जो है हाथों से ही छेनी और हथौड़ी से काट काट के जो है बनाया गया। तो ये एक अपने आप में एक अतुल्य कला थी उस समय, कहा जा सकता है एक मेहनत थी बड़ी। और यहाँ पर जो लिखा गया वो शिलालेख या स्तंभ लेख या गुहा लेख पर जो है अशोक ने अपने कुछ धम्म का प्रचार किया, अपने कुछ जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो निर्देश हैं, आदेश हैं, वो लोगों को दिए। तो हम देखते हैं कि जो अभिलेख होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, इनको कहा जाता है। पहली बार अगर हम इनकी बात करें, इन तीनों के विषय में बात करें, तो स्तंभ लेख, पहला जो स्तंभ लेख है वो खोजा गया था 1750 ईस्वी में। वर्ष 1750 ईस्वी में अशोक का स्तंभ लेख दिल्ली में खोजा गया था, जिसे टिफेन टेलर ने खोजा था। टिफेन थेलर ने खोजा था, माफ कीजिएगा, टिफेन थेलर है, टिफेन थेलर ने खोजा था। टिफेन थेलर नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी हुए। इन्होंने जो है कहाँ पर, दिल्ली में अशोक का एक स्तंभ खोजा, लेकिन उस पर क्या लिखा हुआ था वो पढ़ नहीं पाए। इस पर क्या लिखा हुआ था ये पढ़ने का श्रेय जो है या एक कहा जाए कि जो सफलता है वो 1837 ईस्वी में किसको मिली, जेम्स प्रिंसेप्स को मिली, जेम्स प्रिंसेप्स को मिली। तो हम ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेखों पर जो लिखा हुआ था उसको पढ़ने में जो सफलता प्राप्त हुई, किसको हुई, जेम्स प्रिंसेप्स को हुई। और किसने शिलालेखों को खोजा था पहली बार, या स्तंभ लेख को खोजा था, तो टिफेन थेलर नाम के एक व्यक्ति हुए, ब्रिटिश व्यक्ति हुए। उन्होंने जो है 1750 ईस्वी में इसको खोजा था दिल्ली में, और 1837 ईस्वी में इसको पढ़ने में सफलता हासिल की किसने, जेम्स प्रिंसेप्स ने। अशोक के द्वारा दिए गए जो भी शिलालेख थे उनको पढ़ने में, उन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में जो सफलता हासिल की किसने की, जेम्स प्रिंसेप्स ने की। तो अगर हम अशोक के अभिलेखों की बात कर रहे हैं, तो अशोक के जो अभिलेख हैं, या अशोक जो है वो ऐसा पहला शासक है जिसने शिलालेख का प्रचलन शुरू किया। शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया, शिलालेख का प्रचलन शुरू किया अशोक ने। अशोक के काल में भारत में क्या हुआ, शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया गया, यानी कि राजा लोग अपनी बातों को, अपने चिन्ह को जो है अब शिलालेखों पर जो है छोड़ सकते थे। और ये पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से लोगों के साथ बातचीत की, है ना, लोगों के साथ, यानी कि जो जनता थी, जनता के से जो एक संपर्क साधा किसके माध्यम से, शिलालेखों के माध्यम से जो है अशोक ने जनता के साथ संपर्क साझा, और ये करने वाला यह प्रथम कौन था, प्रथम शासक था। ठीक है, बात समझ में आ रही है, सीधा और सटीक है, और इन सबसे प्रश्न जो है सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसमें यही देखते हैं कि जो अशोक ने जो ये कंसेप्ट देखने को हमें मिलते हैं, तो अशोक के जो शिलालेख है वो कुछ इसी तरीके से हमें पता चलते हैं। अब इस तरीके से अगर हम देख लें कि जो अशोक है, तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो मुख्यतः जो पाए गए हैं वो किस लिपि में पाए गए हैं, ये सभी शिलालेख मुख्यतः पाए गए हैं ब्राह्मी लिपि में, है ना। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, इसके लिपि के बारे में देखते हैं। तो अशोक के जो शिलालेख हैं ये किस लिपि में पाए गए हैं, ये पाए गए हैं ब्राह्मी लिपि में। मुख्यतः जो अधिकांश शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं, लेकिन ब्राह्मी लिपि के अलावा दो ऐसे शिलालेख हैं जो शाहबाज गढ़ी का शिलालेख, शाहबाज गढ़ी का शिलालेख, और एक आपका जो है मानसेहरा का शिलालेख, मानसेहरा का शिलालेख। शाहबाजगढ़ी कहाँ है, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, पेशावर में, ठीक है, और ये भी पाकिस्तान में है, हजारा में, ठीक है। इनमें जो लिपि का उपयोग किया गया है वो लिपि कौन सी है, वो लिपि है खरोष्ठी, खरोष्ठी लिपि का उपयोग किया गया है, जो कि कैसे लिखी जाती है, दाईं से
बाईं ओर लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। जैसे उर्दू लिखी जाती है उस तरीके से लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। तो खरोष्टी लिपि का उपयोग मुख्य रूप से सहबाज गढ़ी का है और अभिलेख और मानसेहरा का जो अभिलेख है इसमें मुख्य रूप से देखा जाता है खरोष्टी लिपि का उपयोग किया गया है। तो ब्राह्मी लिपि जो है अधिकांश जितने ही भारत में अभिलेख मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, स्तंभ लेख मिले हैं, उन सब पर जो उपयोग हुआ है वो किसका हुआ है? ब्राह्मी लिपि का हुआ है। और शहबाजगढ़ी और मानसेहरा में जो है खरोष्टी लिपि का उपयोग हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको जो है आप लोग ध्यान रखिए कौन कौन से ऐसे शिलालेख हैं या अभिलेख हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो अशोक के सभी अभिलेखों का जो विषय था, ठीक है, अशोक के जो सभी अभिलेख हैं उनका जो एक विषय रहा है वो क्या रहा है? वो प्रशासनिक विषय रहा है। ठीक है, अशोक के जो अभिलेख हैं इसका विषय क्या रहा है? विषय रहा है प्रशासनिक, यानी कि लोगों को एक तरीके से आदेश दिए गए हैं प्रशासनिक। ठीक है, लोगों को जो आदेश दिया गया है वो कुछ आदेश जो है प्रशासनिक व्यवस्था में दिए गए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो एक अभिलेख ऐसा है जो जिसका नाम है रुम्मनदेई अभिलेख, और ये सबसे छोटा अभिलेख है। कैसा है? सबसे छोटा अभिलेख। सर्वाधिक छोटा अभिलेख कौन सा है? सबसे छोटा अभिलेख रुम्मनदेई अभिलेख है। ये कहाँ है? ये लुम्बिनी में है ना? कहाँ है? लुम्बिनी में। और लुम्बिनी में इसको कब बनवाया गया? इससे पता चलता है अशोक का, जब अशोक गया था कब? अपने शासन के 10वें वर्ष, अपने शासन के 10वें वर्ष गया था, यानी कि 259 ईसा पूर्व में। ठीक है, 259 ईसा पूर्व में अशोक रुम्मनदेई गया था। तो वहाँ पर जो है रुम्मनदेई में लुम्बिनी ग्राम गया था, वहाँ पर रुम्मनदेई अभिलेख है और वो सबसे छोटा अभिलेख है। इसका जो विषय है, इसका विषय क्या है? इसका विषय है आर्थिक। इसका विषय क्या है? आर्थिक विषय, सबसे छोटा विषय है। आर्थिक विषय मतलब कि उसने क्या लिखवाया था इस पे? अभी मैंने बताया कि लुम्बिनी ग्राम के जो लोग थे उनका टैक्स कम कर दिया, कर मुक्त कर दिया, एक तरीके टैक्स कम कर दिया, तो क्या हो गया? ये आर्थिक हो गया। लेकिन बाकी जितने भी अभिलेख हैं उन सबका विषय क्या रहा है? प्रशासनिक रहा है। लेकिन एकमात्र अभिलेख या शिलालेख जो रुम्मनदेई शिलालेख है जिसका विषय क्या रहा है? आर्थिक विषय रहा है। तो ये बात जो है यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो जानी चाहिए। प्रश्न जो है आप लोगों के यहीं से उठे हुए हैं और रेगुलर प्रश्न उठे हुए हैं। इसी तरीके से एक शिलालेख है जो कि कांधार में है, जिसे सर-ए-कूना शिलालेख कहा जाता है। ये कहाँ है? कांधार में। कांधार कहाँ? अफगानिस्तान में। तो सर-ए-कूना शिलालेख ये ऐसा शिलालेख है जिसमें द्विभाषा का उपयोग किया गया है। कौन कौन सी? ग्रीक और अरामाइक। ग्रीक और अरामाइक। देखिए टू द पॉइंट चीजें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। देखिए एक और बात कि कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से पढ़ा भी होगा या पहले से पढ़ा होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार इन चीज़ों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो जिन्होंने पढ़ा है तो भाई मैं उनसे यही कहूँगा कि इतिहास बदलता नहीं है, उनमें कोई अपडेशन एक साथ नहीं होता है। जब तक कोई बड़ी रिसर्च ना हो जाए तब तक अपडेशन नहीं होता, तो वो चीज़ें उसी तरीके से बनी रहेंगी। बस कोशिश कीजिए कि आपने जो पढ़ा है उससे क्या इन क्लासेस से आपको कुछ नया जानने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, या फिर जो है आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा है। नहीं, कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिस पर आप लोगों का ध्यान ज़्यादा रहे जिन्होंने पढ़ रखा है पहले से ही। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनके लिए नया है, और उन्हें जो है वो जो है आराम से एक चीज़ों का नोट्स बनाते हुए चलें, और इन्हीं से ही जो है प्रश्न आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। मुख्य रूप से अशोक का जो एक अभिलेख है उनसे प्रश्न कई बार बनते हैं, और आगे हम अशोक का जो एक प्रशासनिक तंत्र है, उसके जो अधिकारी वर्ग है, उन सब पर भी बात करेंगे। किसको क्या कहा जाता है, सीता भूमि किसे कहा जाता था, टैक्स को क्या कहते थे। ठीक है, ऐसी जो मोक्ष है, मोक्ष का मतलब यहाँ पर अशोक के काल में यह कहा जाए, अर्थशास्त्र में मोक्ष का मतलब क्या था। मोक्ष का मतलब वो नहीं था जो ब्राह्मण धर्म में है, या कैवल्य का अर्थ है, या फिर किसी और निर्वाण का अर्थ जो है, वो मोक्ष का अर्थ यहाँ पर इनके में नहीं है जो अर्थशास्त्र में कहा गया, उसका अर्थ कुछ और है। तो इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे करके, लेकिन जरूरी है कि पहले हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो सर-ए-कूना एक ऐसा अभिलेख है जो कांधार में है, जो कैसा है, द्विभाषी है। द्विभाषी है। देखिए क्या होता है कि अक्सर दो भाषा में है, ये आपको बता दिया गया। अगर एग्जाम में ऐसे पूछे कि द्विभाषी अभिलेख कौन सा है, तो सर-ए-कूना है द्विभाषी अभिलेख। द्विभाषी अभिलेख कौन सा है? सर-ए-कूना जो है द्विभाषी अभिलेख है। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है।
तो ऐसे ही पूछ सकता है कि दो भाषा में लिखा गया, ग्रीक और अरामाइक में लिखा गया कौन सा अभिलेख है, तो सर एक कूना अभिलेख है जो कि कहाँ है, कांधार में है। तो यहां से आराम से प्रश्न बन सकते हैं और कई बार बने भी हैं। तो आर्थिक रूप से या आर्थिक शिलालेख कौन सा है, तो रुम्मनदेही शिलालेख है। सबसे छोटा शिलालेख कौन सा है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इन चीजों को डालते रहिए, तो कौन सा है, रुम्मनदेही शिलालेख है। चलिए, तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। और ये रुम्मनदेही शिलालेख अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष, जब वह कहाँ गया था, सॉरी 10वां वर्ष बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, इसको सही कर लीजिए, 20वां वर्ष आप कीजिएगा, 20वें वर्ष वो कहाँ गया था, 20वें वर्ष रुम्मनदेही गया था। 10वें वर्ष तो बौद्ध गया था, गलती हो जाती है, ठीक है। 20वें वर्ष जो है वो कहाँ गया था, रुम्मनदेही गया था, और 10वें वर्ष गया था वो कहाँ, बौद्ध गया था, ठीक है। तो हम यहाँ पर यही चीज देखते हैं कि मान लीजिए कि लगभग जो है 249 ईसा पूर्व में जो है कहाँ गया था अशोक, रुम्मनदेही गया था। 249 ईसा पूर्व में अशोक जो है वो रुम्मनदेही गया था और वहां पर इसने अभिलेख लिखा। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखते हैं सभी जो अभिलेख है उनका प्रशासनिक विषय रहता है, इसका जो है एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसका आर्थिक विषय रहता है। इसके अलावा अशोक का एकमात्र ऐसा अभिलेख है या शिलालेख है जिसमें अशोक ने खुद को सम्राट कहा है, ठीक है, खुद को क्या कहा है, सम्राट कहा है। तो ऐसा शिलालेख या अभिलेख कौन सा है, ऐसा शिलालेख है भाब्रू का शिलालेख। भाब्रू, जो भाब्रू अभिलेख है, भाब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को क्या कहा है, खुद को सम्राट अशोक कहा है, सम्राट अशोक कहा है। बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, जो भी आपके सामने लिखा हुआ है ये सब कई बार पूछा गया है। 20वें वर्ष कहाँ की यात्रा की, 10वें वर्ष कहाँ की यात्रा की, ठीक है, कौन सा अभिलेख सबसे छोटा है वो, और सबसे बड़ा कौन सा है वो भी हम अभी बात करेंगे। चलिए, इसके बाद हम देख लेते हैं कि एक अभिलेख भी काफी प्रसिद्ध रहता है और कई बार उससे प्रश्न पूछा भी गया है। जैसे एक जो अभिलेख है उसे रानी का अभिलेख कहा जाता है या रानी का शिलालेख कहा जाता है। अगर हम उसकी बात करें तो रानी का शिलालेख या अभिलेख क्या है कि अशोक की रानी थी, रानी का अभिलेख, ये कई बार प्रश्न जो है पूछा भी गया है। रानी का अभिलेख, ठीक है, दो अभिलेखों को कहा जाता है, एक कौशाम्बी का अभिलेख और एक प्रयाग का अभिलेख, ठीक है। कौशाम्बी और प्रयाग के अभिलेख में जो है रानी, जो कि अशोक की रानी है, क्या नाम है, कारुवाकी। अशोक की रानी कारुवाकी के द्वारा दिए गए जो दान है ना, दिए गए जो दान हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है, किसमें, कौशाम्बी और प्रयाग के अभिलेखों में। इसके साथ ही देखा जाए तो जो कौशाम्बी वाला अभिलेख है इसको कौशाम्बी से हटाकर इलाहाबाद ले आया गया था, इलाहाबाद लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था, अकबर के द्वारा लाया गया था। अकबर ने क्या किया था कि कौशाम्बी से जो कौशाम्बी में जो अभिलेख था रानी कारुवाकी का, उसको उठवा के कहाँ ले आया था, इलाहाबाद में उसने स्थापना करवाई थी। किसने, अकबर ने, ठीक है, अकबर ने इसकी स्थापना करवाई थी। इसी तरीके से अगर हम देखें तो दो ऐसे शिलालेख हैं, जो एक मेरठ का शिलालेख है, मेरठ, और एक टोपरा का शिलालेख है। कहाँ का, मेरठ और टोपरा का शिलालेख। ये दोनों शिलालेख जो हैं वो दिल्ली में स्थापित करवाए गए, दिल्ली में स्थापित करवाए गए। किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा में जो अशोक के शिलालेख थे उसको उठवाकर दिल्ली में स्थापित करवाया। कहाँ, जो एक मैदान था अभी सबसे पहले, फिरोज शाह कोटला मैदान, जो जिसका नाम था, अभी अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम हो गया है, पहले उसका नाम फिरोज शाह कोटला मैदान था, तो वहां पर उसने स्थापित करवाया। तो दिल्ली मेरठ स्तंभलेख या दिल्ली टोपरा स्तंभलेख, तो हम इसे देखते हैं। तो ये चीजें हमें यहाँ पे दिखाई देती है। तो एक बात, अब यहाँ पर जो लघु शिलालेख हैं अशोक के, वो कौन कौन से हो जाते हैं। लघु शिलालेखों की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे कि एक मास्की हो गया, मास्की शिलालेख हो गया, गुर्जरा शिलालेख हो गया, एक तरफ नोट डाउन करते चलिएगा, मास्की शिलालेख, गुर्जरा शिलालेख, और इसके बाद कौन सा था, उद्गोलम, उद्गोलम शिलालेख है, निट्टूर शिलालेख है। 4 शिलालेख ये हो गए, ठीक है। एक लौरिया, लौरिया, नंदन
गढ़ शिलालेख, इसको मैं मिटा देता हूँ। लौरिया, अरेराज शिलालेख, रमपुरवा शिलालेख, ठीक है। और इसके बाद रुम्मनदेई शिलालेख, ठीक है। तो ये ऐसे शिलालेख हैं जो लघु शिलालेख हैं, और इसमें से जो लौरिया नंदनगढ़ वाला शिलालेख है, इस पर अशोक ने मोर बनवाया है। मोर का चित्र बना हुआ है। इस पर किसका चित्र बना हुआ है? लौरिया नंदनगढ़ पर मोर का चित्र बना हुआ है। और ये जो तीनों अभिलेख हैं, कौन से? लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेजा और लौरिया रमपुरवा, ये चंपारण में है। कहाँ है? चंपारण में। चंपारण बिहार में जो है ये शिलालेख है। कौन कौन से? लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रमपुरवा शिलालेख, ये कहाँ है? चंपारण में है। मास्की कहाँ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। गुर्जरा कहाँ है? उद्गोलम कहाँ है? नेट्टूर कहाँ है? इन सब का जो है जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए कहाँ है। रुम्मनदेई अभी मैंने बताया ये कहाँ है? ये लुम्बिनी ग्राम में, अभी नेपाल में, ठीक है। तो ये जो है लघु शिलालेख है। इसी तरीके के अशोक के जो है बड़े शिलालेख हैं, 14 शिलालेख हैं। तो उन सभी को जो है एक बार देख लेते हैं कि वो 14 जो शिलालेख हैं उनमें विषय वस्तु क्या है, विषय क्या है, उनमें क्या चीजों को बताया गया। तो हम लोग आज यही देख रहे हैं कि जो अशोक के प्रमुख शिलालेख हैं जिनसे अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं, या रानी का जो शिलालेख है वो कौन कौन से हैं, कौन से छोटे लघु शिलालेख हैं वो। देखिए लघु शिलालेख तो ये है ही है, छोटे शिलालेख तो यही है। उसमें भी सबसे छोटा है ये कौन सा? रुम्मनदेई वाला, जिसमें किसकी बात की गई है? आर्थिक व्यवस्था की बात की गई। और एकमात्र ऐसा शिलालेख है जिसमें आर्थिक विषयों पर बात की गई है। तो देखिए बार बार वही चीज आ रहा है घुमा फिरा के, और ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछे गए हैं। तो कमेंट बॉक्स में डालिए मास्की, गुर्जरा, उद्गोलम, नेट्टोर ये कहां पर हैं जल्दी से। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रमपुरवा ये तो चंपारण बिहार में है। रुम्मनदेई कहाँ है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर डाल दीजिए। फिर इसके बाद अभी मैं क्वेश्चन जो 14 जो शिलालेख आप लोगों को करवाऊंगा तो उनसे भी अभी क्वेश्चन पुटअप करूंगा। एक तो हमारी सीरीज तो चलेगी ही, जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हम क्वेश्चन आंसर्स की क्लास तो एक लेंगे ही, लेकिन साथ साथ में जब आप क्वेश्चंस करते चलेंगे तो क्या होगा कि एक याद सा जो है आपको होता चला जाएगा। तो सारा कंसेप्ट वही रहता है इतिहास में, कुछ बदलता नहीं है। तो हमें जो है चीज़ों को बस एक तरीके से समझने की ज़रूरत है, एक कंसेप्चुअल क्लियरिटी लेने की ज़रूरत है। तो एक तरीके से अब यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख का मतलब शिलालेख भी होगा, स्तंभ लेख भी होगा और गुहा लेख भी होगा। तो ये जो अभिलेख हैं वो है ही हैं, और इसके बाद इनमें जो कुछ विशेषताएं हैं वो। तो अगर हम अभिलेखों की बात करें, जो दीर्घ अभिलेख हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? 14 अभिलेख या शिलालेख, ठीक है, 14 शिलालेख। तो जो 14 प्रमुख बड़े शिलालेख हैं वो कौन से शिलालेख हैं, उनमें कौन कौन सी बातें बोली गई हैं। जैसे जो पहला शिलालेख है ना, जो प्रथम शिलालेख है, ये क्या बोलता है? ये बोलता है अहिंसा को। किसको बोलता है? अहिंसा को बोलता है। किसको बोलता है? अहिंसा को। अहिंसा नहीं करना है, ठीक है, माफ कीजिएगा, अहिंसा करना है, यानी कि हिंसा नहीं करना है ना। अहिंसा नहीं करना है मतलब क्या हो गया कि आपको हिंसा करना है, तो ना, तो वो बात नहीं, आपको हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा पर बल देना है। और जब अहिंसा पर बल देना है तो यानी कि मुख्य रूप से जो पशु है उसकी बलि नहीं देनी है। पशु बलि पर रोक लगाई गई, पशु बलि पर रोक। पहला अभिलेख यही कहता है, पशु बलि पर रोक। और इसके साथ ही इसी शिलालेख में अशोक ये भी कहता है कि जो मेरी प्रजा है, या जो इस पृथ्वी पर जो भी लोग हैं, जो भी मेरे संरक्षण में लोग हैं, वो सब मेरी संतान है, उसका संरक्षण करना मेरा कर्तव्य है। तो इस बात को बोला गया है। तो पहला शिलालेख किससे संबंधित है? अहिंसा से संबंधित है, और पशु बलि पर इस पर रोक लगाई गई है, और लोगों को जो है अशोक ने इसमें अपनी संतान का दर्जा दिया है। इसी तरीके से अगर दूसरा शिलालेख है, जो दीर्घ शिलालेख है, दूसरा शिलालेख या दूसरा अभिलेख 14 शिलालेखों में से, या 14 अभिलेखों में जो दीर्घ हैं, उसमें दूसरी बात क्या बोली? देखिए यहाँ पे पशु है ना, तो दूसरी शिलालेख में बोला है चिकित्सा। क्या बोला है? चिकित्सा, डॉक्टरी की बात की गई है। और इसमें मानव के लिए चिकित्सा तो पहले से ही चला आ रहा था,
है ना, मानव के लिए तो दवाई वगैरह तो वो तो था ही पहले से ही, लेकिन पशुओं के लिए पहली बार चिकित्सा की गई। पशुओं के लिए भी जो है चिकित्सा का प्रावधान इसमें पहली बार किया गया, यानी कि देखा गया भारत में कोई ऐसा राजा रहा जिसने जो है पशुओं के लिए भी चिकित्सा का प्रावधान किया, तो वह दूसरे शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है कि अशोक ने मानवों के चिकित्सा के साथ साथ पशुओं के लिए भी चिकित्सा व्यवस्था की शुरुआत की। और इसके साथ ही क्या कार्य किए, लोक कल्याण के कार्यों के विषय में भी हमें पता चलता है कि अशोक ने कौन कौन से लोक कल्याण के कार्य किए हैं। फिर इसके साथ ही दूसरे शिलालेख में ही हमें एक बात और पता चलती है, चलिए ये तो हो गया इसका एक बात, और दूसरा बात क्या पता चलता है, दक्षिण भारत के 4 राज्यों के बारे में, 4 राज्यों के बारे में बताते हैं कि उस समय जब अशोक का शासन था। देखिए ये मैप देखिए, इस मैप में क्या है आप देख रहे हैं, दक्षिण वाला जो क्षेत्र है वहां तक मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य नहीं है, मौर्य वंश का रूल नहीं है, यानी कि वो जो दक्षिण वाला क्षेत्र था, उस दक्षिण वाले क्षेत्र में कौन कौन लोग थे, उस दक्षिण वाले क्षेत्र में जो राज्य थे वो 4 राज्य कौन कौन से थे, एक तो चोल, चेर, पांड्या और आपका सत्यपुत्र। तो सत्यपुत्र ये और पांडव, चेर और चोल। देखिए सत्यपुत्र को आपको जो है कहीं पे अगर केरल पुत्र भी लिखा हुआ मिल जा रहा है तो बात वही हो जाती है, ठीक है। तो सत्यपुत्र, पांड्या, चेर और चोला ये वो राज्य थे जो मगध में नहीं थे, या कहा जाए कि अशोक के कंट्रोल में नहीं थे, ये अलग स्वतंत्र राज्य थे। इन पे जो है चोल शासकों का प्रभाव था, चेरा, पांड्या और सत्यपुत्र ये जो है अलग अलग राजा जो है छोटे छोटे एरिया में अपना शासन करते थे। जैसा कि मैंने आपको मैप में दिखाया कि अगर आप ने देखा ही समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ तक का जो है रूल है, और इधर वाला जो ये पूरा क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र हैं ये कुछ बटे हुए हैं, छोटे छोटे एरियाज में बटे हुए हैं, जिसमें चोल यहाँ पर थे मुख्यतः, ये चेरा थे, और दक्षिण में सुदूर दक्षिण में पांड्या थे, और इधर केरल वाला एरिया में वही सत्यपुत्र या फिर केरल पुत्र के लोग आते थे। तो आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि जो सुदूर दक्षिण वाला क्षेत्र था वह इसके बाहर था। तो उनके बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है, दूसरे शिलालेख में मिलती है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको जो है कई बार पूछा गया है, कई बार अलग अलग एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। इसके बाद जो तीसरा शिलालेख है, तीसरा शिलालेख किस बात को बताता है, देखिए पहले में तो अहिंसा हो गया, पशु बलि हो गया, तीसरा में क्या आ गया कि चिकित्सा और दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में बताया, लोक कल्याणकारी कार्य की बात की गई। तो भैया जब लोक कल्याणकारी कार्य की बात की गई है, जो योजनाएं कुछ चलाई गई होंगी, कुछ लोगों के कल्याण के लिए जो काम करने के लिए अधिकारी वगैरह जो नियुक्त किए गए होंगे, तो उनके लिए उनका एक तरीके से रिव्यू करने के लिए या उनका दौरा करने के लिए, उनका निरीक्षण करने के लिए तो कुछ लोग चाहिए तो होंगे। तो यहाँ पर 3 राजकीय अधिकारियों के बारे में बताया गया है, इस अभिलेख में 3 राजकीय अधिकारियों के बारे में बताया गया है कि ये जो 3 अधिकारी हैं कौन कौन हैं, युक्तक और रज्जुक और प्रादेशिक। तो ये 3 अधिकारी हैं, ये हर 5 साल पर, ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष पर क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे कि जो भी कार्य करवाए गए या जो भी अशोक ने बातें बोली हैं या जो भी योजनाएं चलाई हैं वो ठीक से वहाँ पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। हर 5 साल पे क्या करेंगे, ये अधिकारी लोग निरीक्षण करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, और उस रिपोर्ट के आधार पर क्या होगा, वो रिपोर्ट जाके अशोक को देंगे। अशोक फिर देखेगा कि और क्या क्या चीज़ें इसमें बढ़ाई जानी चाहिए, बदलाव किए जाने चाहिए, राजा देखेगा उसमें, फिर उसमें और जो चीज़ें ऐड करनी है और सुविधाएं देनी है तो वो सुविधाएं देगा। जैसे आजकल का वित्त आयोग है ना, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति जी हर 5 साल पर करते हैं, सामान्य तिथि तो यही होती है, पहले भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो वित्त आयोग का काम क्या होता है, वित्त आयोग का जो भी राजस्व आया है उनका ठीक तरीके से राज्यों के बीच में बंटवारा, एक रिपोर्ट तैयार करना वित्त से संबंधित। तो इसमें जो एक सबसे प्रमुख होता था वो रज्जुक होता था। रज्जुक को जो है दंड देने का भी अधिकार था, यानी कि कोई व्यक्ति अगर अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, कोई अपराध कर रहा है, तो वो रज्जुक जो है उसे दंड भी दे सकता था। तो ये अधिकार उसके पास था। तो हमने देखा कि पहले में अहिंसा, पशु बलि पर रोक लगाई गई, चिकित्सा, मानव पशु दोनों के लिए लोक कल्याण के कार्य किए गए। दक्षिण भारत के 4 राज्यों चोल, चेरा, पांड्या और सुत्त
सत्यपुत्र की बात की गई। और इसके साथ ही तीसरा शिलालेख राजकीय अधिकारी कौन कौन से, उत्तक, रज्जुक, प्रादेशिक, जिनके 5 वर्षों में आने का आदेश दिया गया। इसके बाद जो चौथा शिलालेख है उसको देखिए, अगर आप लोगों ने ये लिख लिया है, मैं अब इसको जो है मिटा देता हूँ। चौथे शिलालेख पे चलते हैं जल्दी से। चौथा शिलालेख जो कहता है वो किसके बारे में बात करता है, भेरी घोष के स्थान पर, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की बात करता है। चौथा शिलालेख, जो चौथा शिलालेख है वो क्या कहता है, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष, क्या, धम्म घोष। देखिए भेरी घोष मतलब युद्ध नीति, युद्ध नीति, ठीक है। धम्म घोष मतलब जो है धर्म की नीति, धर्म नीति, धर्म। देखिए धर्म का मतलब यहाँ पर अशोक से ये नहीं है कि अशोक ने जो है बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म के विकास की बात की या बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत लंबे समय तक या दूर दूर तक किया, तो ऐसा उसका मतलब नहीं है। इसका मतलब जो है वो ये है कि जो धर्म है, धर्म से मतलब यहाँ पे क्या कि अच्छे कर्तव्य करना, नैतिकता के साथ आगे बढ़ना, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना, कमजोर वर्ग को नुकसान नहीं पहुंचाना, उन्हें सुविधाएं देना, ये सारी चीजें जो है धम्म थी। यानी कि अच्छे काम करो, माता पिता का सम्मान करो, ऐसी ऐसी बातें जो है उसने अपने धम्म घोष में कही। धम्म यानी कि धर्म के मार्ग पर चलना है, अब जो है लड़ाई उड़ाई नहीं करेंगे। युद्ध नीति को छोड़ दिया उसने, भैरी घोष को छोड़ दिया और कहा कि हम जो है धम्म नीति को अपनाएंगे, यानी कि धर्म के मार्ग पर चलेंगे। भेरी घोष यानी कि युद्ध के मार्ग पर हम लोग नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर जो धम्म घोष की घोषणा, धम्म घोष की जो बात है वो किसमें, चौथे शिलालेख में है। ये स्पष्ट रूप से आपको ध्यान रहना है क्योंकि इससे जो है कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो चौथा शिलालेख ये हो गया। पांचवा शिलालेख जो है, अब भाई ये धम्म घोष की तो घोषणा कर दी, ठीक है, धम्म घोष की घोषणा कर दी। अब लोगों तक जो है धर्म नीतियों को पहुंचाना है। किसको पहुंचाना है, धर्म की जो नीतियां हैं उसको पहुंचाना है। उन धर्म की नीतियों को पहुंचाने के लिए अशोक ने क्या किया, धर्म की नीतियों को पहुंचाने के लिए अशोक ने जो पांचवा शिलालेख है उसमें उल्लेख मिलता है कि अशोक ने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की, है ना, कि धर्म प्रचार के लिए या धर्म नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या किया अशोक ने, धम्म महामात्र, धम्म महामात्र की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की, धम्म महामात्र की नियुक्ति की। ये लिखने में बड़ी गड़बड़ी हो जाती है हमसे, है ना, मात्रा वात्रा भी उल्टा पुल्टा चढ़ जाता है, इधर उधर हो जाता है, लेकिन समझ जाइएगा, समझने में क्या दिक्कत है, समझ तो सकते ही है ना, उसमें कोई समझ नहीं। भावनाओं को समझिए, है ना, भावनाएं तो समझ ही रहे होंगे, वो बड़ी चीज होती है। चलिए, तो धम्म नीति जो है, धम्म नीतियों को बढ़ावा देने के लिए अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की। यानी कि जो लोग अशोक अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, शिलालेखों पर लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लिखवा के लोग पढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग जो है कहते हैं अरे ये तो वैसी बात है, छोड़ो इन्हें, क्या इनको माने वाने, है ना। तो उन लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की गई ताकि वो धर्म का प्रचार करें। धर्म का मतलब ये नहीं कि बौद्ध धर्म का प्रचार करें, मतलब कि जो अच्छी बातें हैं वो माने, नैतिकता के मार्ग पर चलें, बुरे काम को ना करें। यानी कि यहाँ पे जो अशोक है वो अच्छी बातों को लोगों में, यानी एक सभ्य समाज बनाने की कोशिश कर रहा है। अपना जो एक मगध है उसको जो है एक सभ्य समाज या सभ्य साम्राज्य बनाने की ओर काम कर रहा है। देखो बड़ा ही अशोक जो है काफ़ी एक तरीके से कहा जाए दूरदृष्टि वाला राजा था, दूरदृष्टि वाला शासक था, क्योंकि आपने अभी मानचित्र में देखा ही कि कितना बड़ा जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा जो है अशोक के कंट्रोल में है। अब इतने बड़े क्षेत्र को अगर संभालना है तो इनको जो है अब थोड़ा सा प्यार से काम लेना पड़ेगा, इनको जो है अब एक साथ एकजुट करके रखना पड़ेगा। अगर हम युद्ध में ही लगे रहेंगे तो क्या हुआ कि पता चला कि कोई हमसे अंदर ही विद्रोह कर दे, वो हो जाए, तो ज़्यादा बड़ा क्षेत्र होगा तो विद्रोह वगैरह अगर कहीं होता है तो उसको संभालना भी मुश्किल हो जाएगा और उसके लिए राजस्व भी ज़्यादा जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी पड़ेंगी। तो उसने क्या किया अशोक ने अब एक तरीके से युद्ध नीति को छोड़ा और एक धम्म नीति को अपनाया। धम्म नीति को मतलब अब देखिए यहाँ पर कि अशोक ने बौद्ध धर्म को तो अपनाया, लेकिन अशोक ने सेना रखनी नहीं छोड़ी। यानी कि बौद्ध धर्म में क्या है कि हिंसा नहीं करनी है, एक तरीके से जैसे पहला अभी मिटा दिया। पहला जो शिलालेख है उसमें क्या बोला है कि अहिंसा
पर ध्यान देना है, हमें हिंसा नहीं करनी है। तो इसका मतलब ये नहीं था कि अशोक ने अपनी सेना को खत्म कर दिया या कहा जाए कि सैनिकों को हटा दिया। अशोक ने अपनी सेना को पूरी तरीके से वैसे ही बरकरार रखा और इस बात पर कहा, एक बात ये बोली धम्म घोष करते हुए कि हम जो है धम्म की नीति पर चलेंगे, हम किसी के पर कोई आक्रमण नहीं करेंगे, हम किसी पर कोई युद्ध नहीं करेंगे किसी से, लेकिन यदि कोई हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करता है, हमारी संप्रभुता में घुसने की का प्रयास करता है या गलत तरीके से हमारे सीमाओं को लांघने का प्रयास करता है कोई राज्य, तो हम जो है हमारी सेना वहां खड़ी है, हमारी सेना उसका जवाब पूरी तरीके से देगी। यानी कि उसने अपनी सेना को कम नहीं किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तरीके से धर्म का जो मतलब है वहां पे बौद्ध धर्म से पूरी तरीके से नहीं है, मतलब अच्छी बातें, एक सभ्य समाज की स्थापना से मतलब यहाँ पे अशोक का था। चलिए, जो छठा शिलालेख है वो किस बात को बताता है? छठा शिलालेख ये कहता है कि भाई जो आम लोग हैं, है ना, जो मतलब कॉमन पीपल्स लोग हैं, आम लोग हैं, और जो अधिकारी लोग हैं, है ना, जो अधिकारी हैं, जो नीचे स्तर पर काम कर रहे हैं अधिकारी लोग, वो सीधे जो है राजा से मिल सकते हैं, सीधे राजा से मिल सकते हैं। ऐसा लिखवा दिया उसने सब जगह, सभी शिलालेखों पर, यानी कि छठा जो शिलालेख है उसने उस टाइप के लिखवा दिया कि भाई जो आम लोग हैं अगर वो राजा से मिलना चाहें, कुछ कहना चाहें, कोई अपनी फरियाद रखना चाहें, कोई दुखड़ा रोना चाहें, यानी कि मतलब दुखी जो बात है उनकी वो अपना कहना चाहें, जो परेशानी वो बताना चाहें, तो वो बता सकते हैं। अधिकारी लोग भी अब सीधे जो है हमसे मिल सकते हैं, अगर उनको किसी चीज़ की कमी हो रही है, लोगों के कल्याण के लिए जो काम हो रहा है, अगर उसमें कोई कमी हो रही है, उनकी सुनवाई जो नीचे के और अधिकारी वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सीधे राजा से आकर मिलिए। तो यानी छठे शिलालेख में उसने क्या कहा कि जैसे उसने पहले शिलालेख में बताया कि सभी लोग मेरी संतान हैं, तो यहाँ पे छठे शिलालेख में उसने इसी बात को और अच्छे से बता दिया कि जो आम लोग हैं वो मुझसे मिल सकते हैं क्योंकि वो मेरी संतान है, और जब वो मेरी संतान है तो हमसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं, यानी कि राजा और प्रजा में पिता पुत्र का जो एक संबंध होता है। तो यहाँ पर आम लोगों को क्या किया, अशोक ने अपने से मिलने के लिए अधिकार दे दिया। तो सातवां शिलालेख जो है, सातवां शिलालेख, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ क्योंकि ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है उस पर मैं बताता हूं, क्योंकि सातवां शिलालेख जो है वो प्रश्न इससे ये बनता है कि अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है ना। अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख, सातवां शिलालेख, कौन सा शिलालेख? सातवां शिलालेख अशोक का क्या है? सबसे बड़ा शिलालेख है, सबसे बड़ा शिलालेख है। तो जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखिए, और साथ में जो है बहुत से लोगों को मैंने देखा है इन चीज़ों को रटते हैं। देखिए कनेक्शन बना लीजिए, थोड़ा थोड़ा कनेक्शन बना लीजिए। जैसे कि पशु बलि नहीं, तो पशु बलि के बाद दूसरा वाला जो है पशु चिकित्सा को लेकर है, साथ में 4 राज्यों को भी बता दिया है ना। फिर उसके बाद तीसरे में उनके कल्याण के लिए जो काम किया गया, अधिकारी नियुक्त किया गया है। फिर ऐसे ही आगे जो है थोड़ा थोड़ा कनेक्शन जो है जोड़ते चले जाइए। तो ऐसे ही जो सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? सबसे बड़ा शिलालेख सातवां शिलालेख है। और जो सातवां शिलालेख है इसमें क्या बात बोली गई है? इसमें जो है सभी धर्मों के बीच में सहिष्णुता को बढ़ावा देने की बात की। सभी धर्मों या सांप्रदायों के मध्य सहिष्णुता, है ना, सहिष्णुता को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, सहिष्णुता को बढ़ावा, यानी कि सभी धर्म जो है या सांप्रदाय जो है वो एक साथ मिलकर रहे। उस समय अलग अलग धर्म का तो कोई कंसेप्ट इस तरीके से था नहीं, सांप्रदाय बने हुए थे, बौद्ध, जैन, आजीवक सांप्रदाय, लोकायत सांप्रदाय, ऐसे सांप्रदाय जो है बहुत सारे बने हुए थे। तो उन सभी धर्मों को ये कहा, या जो भी जिस धर्म या सांप्रदाय को मानता था, उन सबसे अशोक ने क्या आग्रह किया? कहा कि भाई सब लोग जो है एक जगह मिल के रहिए, है ना, कोई एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए, यानी कोई ऐसे ना करे कि किसी दूसरे के सांप्रदाय को गलत ठहराने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोले, कोई भी धर्म को गलत ठहराने के लिए उल्टा सीधा बोले, तो इससे क्या होगा? एक द्वेष भावना बढ़ेगी। आप सभी का सम्मान कीजिए। जैसे अशोक का मैंने क्या बताया कि आजीवक सांप्रदाय का लिए उसने क्या बनवाया था? 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। मतलब उसकी क्या एक चीज को दिखाता है? वो उसकी चीज की सहिष्णुता को दिखाता है कि वो सभी धर्मों का एक समान में सम्मान करता है। तो वैसा ही उसने लोगों से कहा कि आप बेशक उस धर्म को नहीं मानते, उस सांप्रदाय को नहीं मानते हैं, लेकिन जो है आप उनके साथ गलत व्यवहार मत कीजिए, है ना, आप उनका सम्मान कीजिए। जब आप दूसरे धर्म का, सांप्रदाय का सम्मान करेंगे तभी तो वो आपके धर्म और सांप्रदाय का सम्मान करेगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पे देखिए, सहिष्णुता की बात कब उस समय सम्राट अशोक समझा के चले गए, लेकिन आज तक हम देखते हैं कि हम जो भारतवासी हैं जो हैं वो आज तक समझ ही नहीं पाए हैं। जो लोग मेरा इशारा समझ गए वो मुस्कुरा रहे हैं और समझ रहे हैं कि भाई मैं किस और इशारा
कर रहा हूं, जो अक्सर जो है चुनावी मौसम में जो झुंझुना लोगों के हाथों में पकड़ा दिया जाता है, जिसे धर्म का झुंझुना कहते हैं। और जब चुनाव होता है कि तू ये धर्म का है, तू ये धर्म का है, और वो झुंझुना लेके लोग सब खूब बजाता है, इतना बजाता है कि नाचता है बजा बजा के, अंधा अनुकरण करता है, सब अंधा अनुकरण के अंधा हो जाता है बिल्कुल, कि उनको समझ में नहीं आता है कि भैया चुनाव का टाइम चल रहा है, धर्म के नाम पे खाली लड़वाया जा रहा है। तो देखिए सम्राट अशोक कब बता के चले गए, और अभी तक जो है भारत के लोगों को समझ में नहीं आया है कि हमको धर्म के नाम पर नहीं लड़ना है, हमको विकास के लिए लड़ना है, विकास करवाना है। ठीक है, उस पर नहीं बात करेंगे, सब किस पर बात करेंगे, धर्म पर ही बात करेंगे। और इसी के चक्कर में जो है सब इतना पिछड़ा हुआ है। अब स्थिति आप लोगों के सामने है, ये है। चलिए तो अब देखते हैं जो सबसे बड़ा जो धर्म वो है शिलालेख है, वो कौन सा है, 7वां शिलालेख है, जिसमें सभी धर्मों के बीच सहिष्णुता और एक सद्भावना की बात को लेकर अशोक ने बात की है कि सभी लोग जो है एक साथ मिलकर रहे, किसी के बीच में कोई द्वेष भाव ना हो। और ये सबसे बड़ा शिलालेख है, कौन सा, 7वां शिलालेख है। सबसे छोटा शिलालेख कौन सा है, जल्दी से बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, सबसे छोटा शिलालेख कौन सा है। सबसे छोटा शिलालेख है रुम्मनदेही शिलालेख। ठीक है, रुम्मनदेही क्या है, सबसे छोटा शिलालेख है। ठीक है, और ये एकमात्र शिलालेख है जिसमें किसका बात किया गया, जिसमें आर्थिक व्यवस्था का बात किया गया। किसका बात किया गया, आर्थिक व्यवस्था का बात किया गया। चलिए इसके बाद 8वां शिलालेख लेते हैं। 8वें शिलालेख में अशोक की धम्म यात्राओं के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, धम्म यात्राओं के बारे में बताया गया। तो 8वां शिलालेख, ठीक है, बड़े आराम से याद हो जाएगा, समझते हुए चलिए, रटिए नहीं चीज़ों को। बहुत लोग रटते हैं या उनको रटन तो विद्या ज़्यादा अच्छा पसंद आया होगा तो इसलिए रट रहे हैं। तो शिलालेख जो है 8वां क्या कहता है कि अशोक के धम्म यात्राओं का उल्लेख, किसका उल्लेख, धम्म यात्राओं का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी धम्म यात्राएं की अशोक ने, कई सारी धम्म यात्राएं की, बहुत सारी जगहों पर गया। धम्म यात्राओं का मतलब ये नहीं है कि उसने धार्मिक यात्रा की है ना, तीर्थ यात्रा पर गए, चाहे कहीं घूमने गए, है ना, कि जैसे आप कुल्लू मनाली चले जाते हैं घूमने के लिए तो टूरिस्ट प्लेस हो गया। आप कहीं तीर्थ यात्रा पर गए, है ना, किसी धार्मिक स्थल पर गए तो वो आपका तीर्थ यात्रा होगी। यहाँ पर जो अशोक ने धम्म यात्राएं की उसका मतलब ये था कि वो अच्छी बातों को, यानी कि जो धर्म की बातें हैं, कर्तव्य परायण बातें हैं, नैतिकता की बातें हैं, उनको वो क्या कर सके, उनको वो लोगों तक पहुंचा सके। ये अशोक का उद्देश्य था। तो जो दो मैंने धम्म यात्रा ऐसी बताई आपको जो महत्वपूर्ण है, एक जो 10वें वर्ष कहाँ की थी, बोध गया की थी, बोध गया की थी। ऐसे ही जो दूसरा था जो सबसे महत्वपूर्ण है, 20वें वर्ष किसकी की थी, लुम्बिनी ग्राम की थी, लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की थी। तो ये महत्वपूर्ण जो है इसकी धम्म यात्रा है। तो 8वां शिलालेख किसको बताता है, धम्म यात्राओं को बताता है। अब देखिए यहाँ पे अब इससे कनेक्शन जोड़िए। 7वां जो शिलालेख है वो क्या कहता है कि सभी धर्म जो है एक समान रूप से एक साथ मिलकर रहें। तो अब इसको थोड़ा सा ऐसे जोड़िए कि सभी धर्म एक साथ रूप से रहें, एक दूसरे के साथ सम्मान का व्यवहार करें, अच्छी नैतिकता का व्यवहार करें, एक दूसरे को अच्छे व्यवहार करें, सम्मान से रहें, एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहें। तो उसके लिए अशोक ने क्या किया, 8वें शिलालेख में क्या किया कि भैया धम्म यात्राएं की, यानी कि लोगों को वो खुद जाता है वहां पर और लोगों को समझा रहा है कि भाई आप लोग जो है एक साथ रहिए, अच्छी बातें कीजिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए। उस सब की बात जो है वो बताता है कौन, 8वें शिलालेख में। ये तो कनेक्शन बन रहा है, तो आराम से ये याद हो जाएगा, कहानी है ये भी, कोनो रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप बात को समझ रहे होंगे। तो इसके बाद अगला जो है 9वां जो शिलालेख है इसका, वो क्या कहता है, 9वां शिलालेख जो कहता है, 9वां शिलालेख वो इस तरीके से कहता है कि जो आप लोग बड़े बड़े धम्म समारोह करते हैं, धम्म समारोह यानी धार्मिक समारोह, उनको मत कीजिए, है ना। इसमें क्या कहा गया, धम्म समारोह पर चर्चा की गई है, धम्म समारोह पर चर्चा, किसमें, 9वां शिलालेख जो है कि आप लोग जो धम्म, आपका जो भी धर्म है, जो भी संप्रदाय है, उसमें जो आप बड़े बड़े समारोह करते हैं उस समारोह को मत कीजिए, है ना। जैसे कि कोई बड़ा त्यौहार आ गया तो उससे आप बहुत खर्चा कर रहे हैं तो उसको मत कीजिए। आप जो खर्चा कर रहे हैं उसका उपयोग जो है किसी गरीब आदमी के विकास के लिए लगा दीजिए, चाहे उसको कुछ समय के लिए खाना दे दीजिए, चाहे उसके लिए कोई रोजगार का सृजन कर दीजिए। जब आपके पास इतना पैसा है तो वो, इन्होंने कहा कि आप छोटे छोटे जो धर्म हैं, माफ कीजिए, छोटे छोटे जो त्यौहार हैं उनको बंद कर दीजिए, और जो बड़े त्यौहार हैं
उन पर जो है आप ज़्यादा खर्चा मत कीजिए। यानी अशोक ने जो छोटे छोटे त्यौहार थे उन पर बैन लगा दिया, रोक दिया, और बड़े त्योहारों पर ये कहा कि आप मनाइए लेकिन ज़्यादा खर्च मत कीजिए, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। तो 9वां शिलालेख इस चीज़ को बोलता है। 10वां शिलालेख जो बोलता है वो क्या बोलता है? 10वां शिलालेख में जो बात की गई है उसको भी आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि इसमें जो है इसने धम्म नीति की श्रेष्ठता को बल दिया। क्या कहा? धम्म नीति की श्रेष्ठता को बल दिया। धम्म नीति की श्रेष्ठता को, धम्म नीति की श्रेष्ठता को बल दिया। ठीक है, धम्म नीति की श्रेष्ठता को बल देने का अर्थ क्या हो गया कि आप इससे कैसे कनेक्ट करेंगे? यानी कि अशोक ने जो धार्मिक कार्य हैं, धार्मिक कार्य मतलब उस सेंस में मत ले जाइए कि पूजा पाठ वगैरह, यज्ञ हवन वगैरह नहीं, धार्मिक कार्य मतलब आप जो नैतिकता का काम कर रहे हैं उस पर बल जो है अशोक ने ज़्यादा दिया कि आप जो है अपने नैतिकता का काम कीजिए, उसकी श्रेष्ठता देखिए। कितना अच्छा लगता है जब हम दूसरे को जो है अच्छा या सम्मान के देते हैं तो वो हमको भी सम्मान है। तो धम्म नीति का जो है यहाँ पर अशोक ने क्या किया? बल दिया। इसके बाद जो 11वां शिलालेख है वो क्या कहता है? धम्म नीति की व्याख्या करता है और एक तरीके से कहता है, जो शिलालेख है 11वां शिलालेख, उसमें क्या कहता है? जैसे कि अभी मैंने यहाँ बताया कि आप जो है किसी धर्म को बुरा भला मत कीजिए, कहिए उसके जो लोग हैं उसको उत्पीड़ित मत कीजिए। तो यहाँ पर 11वें शिलालेख में अशोक ने ये कहा है कि मेरे लोगों द्वारा ब्राह्मणों को ना सताया जाए। तो यहां से सीधा सा क्या संदेश जाता है कि भाई कोई भी किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी समुदाय से आता हो, तो उसको जो है जो मेरे लोग हैं, मेरे लोग मतलब जो मुझ में विश्वास रखते हैं, अशोक में विश्वास रखते हैं, वो ब्राह्मणों को ना सताए। यानी कि उस समय तो केवल एक ही धर्म था जो अलग था, एक तरीके से ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों को ना सताया जाए, क्योंकि अशोक का या मौर्य काल जो रहा उसमें एक तरीके से जो कर्मकांड थे, जो ये यज्ञ हवन थे, इसमें लोग नहीं फंसे, उनसे अलग रहकर काम कर रहे थे। लेकिन जब अगला वंश आएगा मौर्य वंश के बाद, तो बताएंगे कि क्या होता है, ब्राह्मणों का एक वर्चस्व फिर से लौटता है, और वो कैसे लौटता है वो हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ तक जो 11 शिलालेख में क्या कहा गया कि मेरे लोगों के द्वारा ब्राह्मणों को ना सताया जाए, और धम्म नीति की जो है यहाँ पे व्याख्या अशोक ने की। अब आते हैं जो 12वां शिलालेख है वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कि सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है। तो अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो 7वां शिलालेख। 7वें शिलालेख में क्या बताया गया है ये भी लिखिए कमेंट में जल्दी से। 7वें शिलालेख में क्या बताया गया है कमेंट में लिख दीजिए। अब 12वां जो शिलालेख है वो किस बात को बताता है? 12वां शिलालेख यहाँ पर बात करता है स्त्रियों के बारे में। जो 12वां शिलालेख है कैसे बात करता है? देखिए, स्त्रियों की स्थिति जो थी मौर्य काल में अच्छी हो गई थी, यानी कि जो वैदिक काल था उससे जो है काफ़ी अच्छी हो गई थी। यानी कि जो उत्तर वैदिक काल था, ऋग्र वैदिक काल में तो अच्छा रहता है, उत्तर वैदिक काल था जो महाजनपद का काल था, उससे जो है काफ़ी अच्छी स्थिति में औरतें यहाँ पर देखी जाती हैं, स्त्रियाँ देखी जाती हैं अशोक में, कि उनको जो है थोड़ी आज़ादी मिलती है। और इसमें स्त्रियों की जो कठिनाइयाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, या कहा जाए उनको उनकी देखभाल के लिए या उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई? कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिसे स्त्री महामात्र कहा गया। स्त्री महामात्र। स्त्री महामात्र कौन है? अधिकारी हैं, अधिकारी हैं, ये ऑफिसर्स हैं, जिनका काम क्या है? जिनका काम है स्त्रियों की दशा में सुधार करना, स्त्रियों की दशा में सुधार करना। ठीक है, स्त्रियों की दशा में सुधार करना जो है क्या है? स्त्री महामात्रों का काम है। तो यहाँ पे 12वें शिलालेख में इन्हीं अधिकारियों के बारे में बताया है अशोक ने कि स्त्री जो महामात्र होंगे वो ऐसे अधिकारी होंगे जो मगध की जो स्त्रियां हैं, जिनकी स्थिति खराब है, जिनको सही से मतलब उनका सम्मान नहीं किया जा रहा है, उनको कोई दुख है, पीड़ा है, तो उनके लिए काम करेंगे, स्त्रियों के सम्मान में, उसकी स्थिति को सुधारने में, उनकी दशा को सुधारने में काम करेंगे। एक और सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख जो है वो बताता है कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग युद्ध के बारे में अभी मैं आपको पीछे बता गया हूं, जब तोशाली राजधानी को जीत लिया। ठीक है, कलिंग युद्ध का वर्णन किया करता है कौन? अशोक, इसमें 13वें शिलालेख में। और इसके साथ ही इसमें एक आटविक
जातियों का भी जिक्र करता है। आठविक जातियां ऐसी जातियां हैं जो अपराध में संलग्न रहती हैं, हमेशा अपराध करने वाली एक आठविक जातियों के बारे में भी अशोक ने जो है 13वें शिलालेख में जिक्र किया है। कलिंग युद्ध के बारे में तो मिलता ही मिलता है उसके बारे में जानकारी, लेकिन आठविक जातियों के बारे में भी अशोक ने 13वें शिलालेख में बताया है। इसके बाद 14वां शिलालेख, और ये जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें केवल धार्मिक जीवन जीने के बारे में जो है प्रोत्साहित किया है अशोक ने, और कहा है कि जो भी पीछे शिलालेख है या जो भी इससे पहले के जो शिलालेख लिखे गए हैं, जो भी बातें बताई गई हैं, और बहुत सारी जो बातें मैंने बताई हैं उसमें अगर कोई त्रुटि है तो उसको जो है त्रुटि रहित मान लिया जाए, है ना। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो 14वां शिलालेख है इसमें प्रोत्साहित किया गया है एक तरीके से धार्मिक जीवन जीने के लिए। धार्मिक जीवन मतलब एक शिष्टाचार वाला जीवन, है ना, धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, प्रोत्साहित किया गया। देखो मैं बार बार इस चीज को बता दूं, धार्मिक का मतलब ये नहीं है कि पूजा पाठ कर्म कांड करने वाला, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट तो ऐसे हैं कि उसमें खोद खोद के पूछते हैं कि भैया धार्मिक कहीं वो तो नहीं, मैं बार बार इस चीज को इसलिए बता रहा हूँ कि जो धम्म नीति है, धम्म मतलब कि जो लोगों के अच्छे विचार है, लोगों का एक दूसरे का सम्मान करना, पूजा पाठ से यहाँ से कोई मतलब नहीं है। तो याद रखिएगा 14वां शिलालेख। 13वां शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं कई बार इसको पेपर में पूछा भी गया है, और पीछे जो आए शिलालेख हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। तो चलिए अब जल्दी से जो है 2-3 जो इस चौथा शिलालेख हमने समझे, तो अपना जो नोट बनाए हैं उसमें देखना नहीं है, टिपना नहीं है, बस जल्दी से मैं 1 मिनट लेता हूं आप लोगों से, और आप लोग जल्दी से एक बार देख लीजिए उनको ऊपर से नीचे तक। अब जो है 1-2 क्वेश्चन मैं उन शिलालेखों से पूछ लेता हूं, है ना, ठीक है। जो अभी शिलालेख या अभिलेख आप लोगों ने लिखे हैं उनसे क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए तो ले लेते हैं, इतना टाइम तो बहुत है, आप लोग देख ही लिए होंगे, पढ़ रहे हैं इतना देर से। सर ए कूना शिलालेख कहाँ है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। सर ए कूना शिलालेख कहाँ है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, डाल दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, है ना। सर ए कूना शिलालेख कहाँ है, बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। द्विभाषी शिलालेख, द्विभाषी शिलालेख किसको कहा गया है, द्विभाषी शिलालेख किसको कहा गया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है, बढ़िया। तो सर ए कूना कांधार में है, और द्विभाषी शिलालेख किसको कहा गया है, सर ए कूना को कहा गया। चलिए तो रज्जुक नाम के अधिकारी का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है, अशोक के कौन से शिलालेख में किया गया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में किया गया है, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में डालिए जल्दी से। इसके बाद भेरी घोष के स्थान में धम्म घोष किसमें किया गया है, अशोक ने कौन से शिलालेख में धम्म घोष की घोषणा की है, धम्म घोष किया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। अशोक का सबसे छोटा शिलालेख कौन सा है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से, अशोक का सबसे छोटा शिलालेख कौन सा है। जो लोग लास्ट तक बने हुए हैं उनका कमेंट तो आएगा ही आएगा भाई, है ना, बहुत बढ़िया। जो लोग लास्ट तक बने हुए हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, और उनसे कोई चीज़ नहीं छूटेगी अगर बने हुए हैं लास्ट तक, और इसी तरीके से सहयोग करते रहो और कमेंट्स करते रहो, शेयर्स करते रहो अपने दोस्तों में, जल्दी जल्दी शेयर करोगे तो ज़्यादा जब संख्या बढ़ेगी तो और मज़ा आएगा पढ़ने में, आप लोगों को भी पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। इसी तरीके से दक्षिण भारत के 4 राज्यों का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया, जल्दी से कमेंट दीजिए, जल्दी से कमेंट दीजिए, ठीक है। चलिए मेरठ और टोपरा का जो लघु शिलालेख है वो दिल्ली कौन लेकर आया, मेरठ और टोपरा का जो शिलालेख है वो दिल्ली कौन लेकर आया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए फटाक से। चलिए ठीक है, तो चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं। कल की जो क्लास होगी आपकी उसमें हम बात करेंगे अशोक के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको किस किस नाम से जाना जाता है, और जो कुछ सामाजिक व्यवस्था है उसके काल में क्या है, भूमि का कर व्यवस्था क्या थी, ये चीज़ और रह जाता है। इसमें जो महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो शिलालेख तो हो ही गया, अब जो है कल जो हम करेंगे वो भी एक महत्वपूर्ण है। अशोक के जो ये शिलालेख है इनसे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है 100%, अगर इससे टॉपिक से उठेगा तो यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। तो रेगुलर क्लास के साथ बने रहो तो बहुत कुछ सीखेंगे आप लोग, और आप मुझे भी सिखाने में बड़ा मजा आएगा। तो रेगुलर क्लास के साथ बने रहे, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में क्लास को, सारी क्लासेस को शेयर कीजिए जो आप डेली देखते हैं, और इसके साथ ही लाइक करना ना भूलें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत।